हेलो इको वालो बच्चों। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं न्यू इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू कर रहा हूँ ऑनलाइन के माध्यम से। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक हफ्ते पहले दे चुका हूँ। एक दो दिन थोड़ी लेट हो गई वीडियो, लेकिन कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। तो मैं आप सबको आज से इकोनॉमिक्स क्लास पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें कि 11th क्लास, 12th क्लास और आगे कोशिश करूँगा कि जो BA BCom तक क्लासेस आती है इकोनॉमिक्स की, वो मैं शुरू करूँ। बट पहली मेरी प्रायोरिटी रहेगी 11th क्लास और 12th क्लास। तो इसमें मैं आज से इकोनॉमिक्स के 11th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिसमें कि अभी एग्जाम शुरू हो गए हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के शुरू हो चुके हैं। इकोनॉमिक्स के एग्जाम कुछ दिनों बाद है। तो आप सबको पहले मैं इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो 11th क्लास का होगा। फिर 12th क्लास के भी 2-3 दिन में आपके इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। दोनों बुक, 12th की भी दोनों बुक के और 11th की भी दोनों बुक के, चाहे 11th में माइक्रो हो, स्टैटिक्स हो, और 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स। तो मैं आज से आपको 11th पढ़ाने वाला हूँ। उसमें आपके पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, हर चैप्टर के, हर यूनिट के, हर टॉपिक के थोड़ा एक्सप्लेनेशन कराऊंगा। बाकी कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं बताते रहूंगा आपको धीरे धीरे, जितने भी पेपर से पहले करवा दूंगा मैं आपको। ये सारी वीडियोस में आप बने रहिए मेरे साथ, और जितना ज्यादा हो सकता है, न्यू वीडियो है तो मैं आपको बोलना ही पड़ेगा मुझे कि जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। 11th क्लास को शेयर करो, 12th क्लास को शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो जो मेरे को पहले से जानते हैं, वो मेरे पास पढ़ते हैं। ऑफलाइन में पढ़ाता था, आज से मैं न्यू वीडियो ऑनलाइन शुरू कर रहा हूँ, जैसे कि आप सबको पता है, पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो चलिए, जैसे मैं आपको फर्स्ट क्लास के लिए इंट्रोडक्शन मैंने दे ही हुआ है। अब सेकंड स्लाइड में आपको इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें कि आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हो, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का हो, डिमांड वाला चैप्टर हो, कॉस्ट वाला चैप्टर हो, रेवेन्यू हो, मार्केट इक्विलिब्रियम हो, सारे चैप्टर्स को मैं करवाने वाला हूँ, जिसमें कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे आपके कवर करवा दूंगा मैं। अब मैं स्टार्टिंग शुरू करता हूँ फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैं फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट यूनिट में आपको बता देता हूँ मैं। फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट चैप्टर वाइज नहीं है, यूनिट वाइज है, आप सबको पता है। यूनिट वाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनिट वाइज से मार्क्स भी अरेंज यूनिट वाइज किए जाते हैं। तो आपको फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको 3 आते हैं, जिसमें कि पहले आते हैं माइक्रो मैक्रो के डिफरेंसेस, जिसमें आपको 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स, 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंसेस याद करने ही करने हैं। आप एज अ टेबल बना के कर लीजिए या एज अ पॉइंट बना के कर लीजिए। पॉइंट बना के कर लीजिए तो और ज्यादा बेहतर होगा। टेबल क्या हो गया, थोड़ा पुराना हो गया। टेबल जैसे हमारे टाइम में टेबल बना के कर देते थे, डिफरेंस खींच देते थे, तो थोड़ा सा आपको पुराने हिसाब से नहीं चलना है। न्यू ट्रेंड जैसे कि 3 पॉइंट आप माइक्रो के बनाओ, 3 पॉइंट आप मैक्रो के बनाओ। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है फर्स्ट चैप्टर में, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस मैक्रो इकोनॉमी की डिफरेंसेस। तो बेसिक जो प्रॉब्लम होता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को स्टडीज की जाएगी वो एज अ इंडिविजुअल लेवल, और मैक्रो इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम स्टडीज की जाती है वो नेशनल लेवल या होल लेवल पे करते हैं। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है। माइक्रो इकोनॉमी इंडिविजुअल लेवल पे होता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स होल लेवल, नेशनल लेवल या बड़ी इकोनॉमी की बात होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। बाकी आपके जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं चैप्टर वाइज, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हर टॉपिक में करना है। तो पहला है इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। इसमें आपको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, जिसके 3 प्रॉब्लम होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। सेकंड में पीपीसी एंड पीपीसी की शिफ्टिंग होती है, इंक्रीज, डिक्रीज, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये पढ़ने पड़ेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी के डिफरेंस, माइक्रो मैक्रो का मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। तो ये आपके 2-3 टॉपिक्स हैं फर्स्ट वाले यूनिट से। फर्स्ट यूनिट नहीं बोल सकते, फर्स्ट चैप्टर बोल सकते हैं, सेकंड चैप्टर भी इंक्लूड है इसमें कुछ। अब और जो थोड़ा सा आएंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो थर्ड चैप्टर है आपका, जो बुक्स है आपके पास, तो उसमें आपको यूटिलिटी पढ़नी है। उसमें यूटिलिटी के पार्ट्स होते हैं, टीयू होता है, एमयू होता है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी। इसमें आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको सबको पता है, 2 गुड्स और 1 गुड्स, 2 टाइप से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करते हैं, जिसमें 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस होता है। फिर आपको लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। इंडिफरेंस कर्व, आईसी अप्रोच, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है जो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से होता है, जिसको आईसी अप्रोच से बोलते हैं। एक आपको बजट लाइन पढ़ना है, बजट लाइन, बजट सेट, बजट लाइन की इक्वेशन पढ़नी है, बजट सेट की इक्वेशंस पढ़नी है, दोनों में डिफरेंस पढ़ना है। फिर आपको आ जाता है डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये अलग अलग चैप्टर है। तो इसमें आपको डिमांड में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, डिमांड में आपको पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड,
यानी कि वो कौन-कौन से रीज़न होते हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। सबको पता है डिमांड प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है, तो उसको बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें कि डिमांड को अफ़ेक्ट किया जाता है। इसमें आपको सब्स्टिट्यूट गुड ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड ध्यान रखना है, इंफीरियर एंड नॉर्मल गुड्स भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं डिमांड वाले। लॉ ऑफ डिमांड आपको पता है नेगेटिव रिलेशन होता है, मूवमेंट एंड शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, कैलकुलेशन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मूवमेंट एंड शिफ्टिंग के 2 पार्ट्स हैं, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ने पड़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि ईडी निकालने के फॉर्मूले आपके 2 तरीके होते हैं, एक प्रोपोर्शनेट मेथड होता है और एक परसेंटेज मेथड होता है। फिर डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री में क्या होता है कि ईडी 1 कब होता है, ईडी 0 कब होता है, ईडी इंफिनिटी कब होता है, ईडी ग्रेटर देन 1 कब होता है, ईडी लेस देन 1 कब होता है। तो ये सारे आपके डिमांड में है। फिर अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 चैप्टर है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एमपी, एमपी और एपी, एपी और एमपी, ये सारे आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं बात करूं तो इसमें आपको पढ़ने पड़ते हैं, ये जो टॉपिक लिखा है आपका एमपी एंड एपी, ये बेसिकली ज्यादा पूछा जाता है इनमें रिलेशन। तो ये भी आप क्वेश्चन अच्छे से इसके डायग्राम पढ़ सकते हैं, इसके 3 रिलेशन पढ़ सकते हैं। वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर, आपको पता है 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर और एक फिक्स फैक्टर। ठीक है, ये सारे आपको इस चैप्टर में पढ़ने पड़ेंगे। फिर अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इसमें आपको कॉस्ट 8 चैप्टर, जिसमें आपको रिलेशन जितने भी हैं एसी, एमसी, एवीसी, एसी, एवीसी, एमसी, एसी, जितने भी कॉस्ट के जितने फॉर्मूले याद कर लेना, रिलेशन अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉस्ट वाले चैप्टर हैं। फिर अब आपको रिवेन्यू है, रिवेन्यू जिसमें कि रिलेशन एआर और एमआर याद रखना है, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिन रिवेन्यू। प्राइस कांस्टेंट के केस में कैसा बनता है एआर कर्व, प्लस प्राइस फॉल जब प्राइस गिरता है तो फिर कैसा बनता है एआर एमआर कर्व, ये भी याद रखना है आपको। फिर इसमें रिलेशन बिटवीन टीआर और एमआर, ये 2-3 बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा एमआर टी रिवेन्यू वाले में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आपको पता है 10 चैप्टर होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जहां आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा, अब आपको प्रोड्यूसर को भी इक्विलिब्रियम करना है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आपके हैं, पहले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करना है और एमआर एमसी अप्रोच से करना होता है। जब एमआर और एमसी बराबर होता है, और एक और कंडीशन होती है जिसमें एमसी कैसा होना चाहिए, राइज होना चाहिए। तो ये सारे के सारे कंडीशन आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करना है। इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है केवल और केवल प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का, वो भी एमआर और एमसी अप्रोच से। फिर इसमें आप देखोगे नेक्स्ट चैप्टर में सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एक ही चैप्टर में दोनों चैप्टर को ऐड कर दिया गया है। मूवमेंट शिफ्टिंग इन सप्लाई, जैसे आपने डिमांड पढ़ा सेम वैसे ही सप्लाई वाला चैप्टर, बट जहां आपने डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन था, वैसे ही इसमें आपको पॉजिटिव रिलेशन मिलेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड था वैसे ही डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई भी है। फिर लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, व्हेन अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट द प्राइस इंक्रीज सप्लाई आल्सो इंक्रीज, on the other hand if price decrease supply also decrease, so these are the positive relation between supply and प्राइस एंड सप्लाई बोल सकते, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई हो गया। तो ये लास्ट जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, चैप्टर 12 और चैप्टर 13, इसमें आप मार्केट्स पढ़ोगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स और मार्केट इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक आता है, जिसमें आपको परफेक्ट कंपटीशन, एक ही मार्केट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एक ही मार्केट जिसमें आपको परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, ऐसी मार्केट जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये सारे के सारे एक तरीके से फीचर्स बोल सकते हो, या इसके आपको क्या करना है, परिभाषा भी यही होती है। फिर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स, इसी चैप्टर में ओनली एंड ओनली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के मैक्स टू मैक्स 3 और 4 फीचर याद रखना, जिसमें आता है आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द कंज्यूमर, ये सारे के सारे आपको क्या करना है, याद रखना है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर भी कर सकते हो, बट परफेक्ट नॉलेज यही आपको लिखना है इस वाले परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर में। और 12 चैप्टर में कर लिया इतना ही है। 13 चैप्टर में आपको प्राइस सीलिंग याद रखना है, प्राइस फ्लोर याद रखना है विद इम्प्लीकेशन, विद फिगर, विद एक्सप्लेनेशन, या आपको प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर याद रखना है। फिर चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, आपको सबको पता है कि डिमांड और सप्लाई जहां बराबर होता है वहां मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। अब कभी कभी डिमांड इंक्रीज होता है, कभी कभी सप्लाई इंक्रीज होता है, तो उससे मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है, वो सारे के सारे आपको इसमें लिखने पड़ते हैं।
6 पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आपको जब क्वेश्चंस अभी नेक्स्ट वीडियो में जैसे बता रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने समझाए उन सब की क्वेश्चंस के साथ में सॉल्यूशन, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ फिगर के एक्सप्लेनेशन के साथ में। फिर लास्ट डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो मार्केट इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करती है, डिटरमाइन करती है। तो ये आपका माइक्रो का सारा पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, टॉपिक क्या बुक है, स्टैटिस्टिक्स। आप सबको पता है स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा वेटेज न्यूमेरिकल की है, तो न्यूमेरिकल के ही वेटेज के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा जो पोर्शन बचा है वो आपका थ्योरी पार्ट है, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर में आपको दे रखा है इकोनॉमी, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं सबके इकोनॉमिक्स के हिसाब से डेफिनेशन, आपको जो डेफिनेशन इजी लगे वो आप याद कर सकते हो। जैसे मैंने डेफिनेशन हमेशा अपने बच्चों को बता रखा है कि इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियर ऑफ साइंस दैट एवरी कंज्यूमर वांट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर वांट मैक्सिमम प्रॉफिट एंड सोसाइटी वांट सोशल वेलफेयर। तो ये आपकी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की आप लिख सकते हो। अब इसमें इंपॉर्टेंस है फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट चैप्टर में स्टैटिक्स में आपको केवल दो चीज याद रखनी है, लिमिटेशन स्टैटिस्टिक्स की याद रखनी है, प्लस आपको इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सारे नहीं पूछते हैं, सारे मतलब 3-3 4-4 नहीं पूछेगा, आजकल ऐसा होता है, न्यू पैटर्न है, तो आपको एक कोई स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंस दे देगा, फंक्शन दे देगा, उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए दे सकता है। तो ये आपके इस फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। फिर कलेक्शन ऑफ डाटा, इसमें प्राइमरी डाटा है, इसमें सेकेंडरी डाटा है। मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सेंसस मेथड, सैंपल मेथड, ये आपको डाटा को कलेक्ट करने के मेथड्स होते हैं। और स्टैटिस्टिक्स एरर क्या होते हैं, सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, ये सारे पार्ट आपको इसमें याद रखने हैं। सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, सोर्सेस क्या होता है सेकेंडरी डाटा के, ये भी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जितने भी स्टैटिस्टिक्स के डाटाज होते हैं वो सारे कलेक्शन करने का काम किनका होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऑब्जेक्टिव्स याद रखना है, गुड्स क्लासिफिकेशन याद रखना है, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, गुड क्लासिफिकेशन कैसे होता है, एक अच्छे क्लासिफिकेशन कैसे बनाया जाता है, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, इंडिविजुअल सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज एंड इट्स टाइप्स, ये आपको सारे याद रखना है इस चैप्टर में। और आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एक होता है इकोनॉमिक के परिभाषा दे रखी है इसमें स्टैटिक्स का, फिर कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, और लास्ट जो टॉपिक आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आप सबको पता है डाटा को प्रेजेंट करने के आपके पास मेथड्स होते हैं, इसमें आपको टेक्स्ट फॉर्म में करते हैं, टेबुलर फॉर्म में करते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में करते हैं, तो ये सारे के सारे हैं। इसमें आपका इंपॉर्टेंस एंड रिक्वायर्ड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ टेबल्स एंड पार्ट्स, टाइप्स ऑफ डायग्राम्स एंड लिमिटेशंस, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, ये सारे पाई डायग्राम आपको पता है हर बार पूछे जाते हैं, तो उसके जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी तरीके होते हैं उनको पढ़ लेना अच्छे से। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ में आपके हिस्टोग्राम आ जाते हैं, ग्राफ्स में आपको पॉलीगन आ जाते हैं, ये सारे के सारे आपको मिलते हैं। इसमें ग्राफ में आपको हिस्टोग्राम याद रखना है, बार डायग्राम याद रखना है, फ्रीक्वेंसी कर्व याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन याद रखना है, ये सारे के सारे प्रेजेंट करने के डाटा के तरीके होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको अब न्यूमेरिकल के टॉपिक से सारे जितने भी चार है, जिसमें 9 चैप्टर, 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, 12 चैप्टर आता है। 9 चैप्टर में आपको मीन के बारे में पढ़ाया गया है। मीन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जितने भी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के पार्ट है उनके फॉर्मूले याद रखना है, और कोशिश करना कि सारे मेथड के जितने पार्ट है स्टेप डेविएशन के याद कर लो अच्छे से, क्योंकि स्टेप डेविएशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको करेक्टेड मीन वाले क्वेश्चन होते हैं, कंबाइंड मीन के क्वेश्चन होते हैं, वेटेड कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, और मीन की प्रॉपर्टीज बोलिए आप, प्रॉपर्टी नहीं तो मीन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स याद कर सकते हो। ये आपके न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी के पार्ट बनते हैं मीन वाले चैप्टर में। और अगर बात करें तो सेकंड 10 चैप्टर में, न्यूमेरिकल का सेकंड चैप्टर 10 चैप्टर, जिसमें आपको मीडियन और मोड दोनों की बात बोली गई है, जिसमें आपको मोड कॉन्टिन्यूस सीरीज का याद रखना है, जिसमें ग्रुपिंग मेथड भी शामिल होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ग्रुपिंग मेथड नहीं आता, लेकिन मैं आपको जब अभी 2-3 दिन बाद ही इन सारे सॉल्यूशन कराऊंगा तो उसमें ग्रुपिंग मेथड करा दूंगा एनालाइज डाटा के साथ और अच्छे आसान तरीके से। तो ये आपको मीडियन में आपको मिसिंग वाली याद रखनी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी जाती है, डिस्क्रीट सीरीज याद रखना है, कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन याद रखने हैं, लेस देन, मोर देन, ऑजाइव वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिससे कि मीडियन निकाला जाता है वो सारे याद रखना है, प्लस क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन वाला टॉपिक कटा हुआ है तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट क्वार्टाइल में कभी कभी क्वार्टाइल 1 आ जाता है, क्वार्टाइल 3, मैक्सिमम क्वार्टाइल कितना होता है, मिनिमम क्वार्टाइल कितना होता है, ये बस याद रखना है। अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना, एमसीक्यू बेस पे बड़े क्वेश्चन नहीं बनते इससे। प्रॉपर्टीज में आपका वही मीडियन के मेरिट पढ़ लेना, मीडियन के डीमेरिट पढ़ लेना, मोड के मेरिट्स पढ़ लेना, मोड के डीमेरिट्स पढ़ लेना। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका मेजर ऑफ कोरिलेशन, जो आपका कोरिलेशन में न्यूमेरिकल वाले टॉपिक बनते हैं,
जिसमें कि कार्ल पियर्सन को आपको मेथड याद करना है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन याद करना है, केवल इन्हीं दोनों के पढ़ना है। अब कार्ल पियर्सन के भी 3 मेथड है, जिसमें आपके शॉर्टकट आ जाते हैं, जिसमें आपके डायरेक्ट मेथड आ जाता है, जिसमें आपके स्टेप डेविएशन आते हैं। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में न्यूमेरिकल आता है, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आता ही आता है, और थ्योरीज भी पूछी जाती है। थ्योरी में जैसे इंडेक्स नंबर के लिमिटेशन क्या होती है, कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, इंडेक्स नंबर को निकालते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ये भी पूछे जाते हैं। और इंडेक्स नंबर जैसे 3 मेथड आपको पता है, पास्ट चेयर, लास्ट पेयर, फिशर, इनमें से आपको क्वेश्चन पूछना ही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें डिफरेंसेस कम आते हैं। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं माइक्रो और मैक्रो के सिलेक्ट करके लाया हूँ, और इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं। रही बात आपके क्वेश्चंस की, तो वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, जिसमें क्वेश्चंस के साथ में उनके सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। जितने आंसर लिखने होते पेपर में वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, तो ये आप माइक्रो और मैक्रो को आप स्क्रीनशॉट या जैसे भी आप ले सकते हो। मैं आपको उसमें धीरे-धीरे बता दूँगा सारे टॉपिक्स। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सारे क्वेश्चन के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, जो इसमें मैंने आपको 11th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। 12th के भी बहुत जल्द आने वाली वीडियो, तो इसीलिए आप तक चीज़ें पहुँचे, रेगुलर अपडेट मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है और कमेंट में भी करना है, जिससे कि आपकी फीडबैक मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरी स्टार्टिंग वीडियोज़ है, ऑनलाइन मैंने अभी शुरू करा है। तो जितना ज़्यादा हो सका उसे शेयर करो, सब्सक्राइब कर भी करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाले हैं 12th के लिए भी और 11th के लिए भी। अब मिलते हैं अगली क्लास में।